औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व खलक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार। और उसी ने जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया। अल्लाह ताला की एक और मखलूक जिन्नात, अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात को भी पैदा किया और ये जिन्नात जो से ये आग से पैदा किए गए हैं। तो ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ऐ अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को नहीं जुटलाते, तमाम नेमतों पे तेरा शुक्र अदा करते हैं और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए। ओके बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 11 लास्ट चैप्टर फॉर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा आपको नया भी लगेगा क्योंकि एक नई केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। याद रखें, वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। लेकिन बाज़ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन मौजूद होगा लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मे बी डिफाइंड एज इट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन के अगर मैं दो कंपाउंड ले लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें इन दोनों में कार्बन मौजूद है बेटा, लेकिन इसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं लेकर आऊँगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनेट आयन मौजूद हो या बाइकार्बोनेट आयन मौजूद हो तो उनमें भी कार्बन मौजूद होता है लेकिन हम उन्हें उससे क्लासीफाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3, इसमें कार्बन मौजूद है बेटा, तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासीफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये आयनाइज हो जाता है, इसमें जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है और इसमें मेटल आ रहा है इसमें। इसी तरह बाइकार्बोनेट, मेरे पास है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3, ये जो आपके पास आयन है इसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें बाइकार्बोनेट मौजूद हो उसको भी हम क्लासीफाई नहीं करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। रीज़न यही है, ये आयनाइज होता है मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट में। इसको जब ब्रेकअप करोगे तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयन देता है, जिस तरह इसमें बताया ये कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में आयनाइज होगा, ब्रेकअप होगा। तो ये तीन एक्सेप्शन है। अच्छा, ऑक्साइड ऑफ कार्बन और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंटेन कंपाउंड, हालांकि उनमें कार्बन मौजूद है लेकिन आयोनाइज होते हैं। जब आयोनाइज होते हैं यानी ब्रेकअप होते हैं, डिसोशिएट होते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, सो दे आर नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक और भी है मेटल कार्बाइड। अगर हमारे पास कोई कार्बन मौजूद हो मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ मैग्नीशियम कार्बाइड MgC, यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 तो ये आ गया Mg4C। कार्बन मौजूद है बेटा इसमें लेकिन अगेन मेटल आ गया है, तो इसको मैं क्लासीफाई नहीं करूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये डेफिनेशन होगी, दोबारा देख लो। ऑल द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एज अ मेजर एलिमेंट and form covalent bond and does not ionize when dissolved in water, they will be classified as organic compound except oxide of carbon, carbonate, bicarbonate and metal carbon. Although all of these contain carbon, इसमें देख लो कार्बन है, इसमें भी कार्बन है और बाइकार्बोनेट में और कार्बाइड में, लेकिन चूंकि ये आयनाइज होते हैं और बॉन्ड इनमें आयनिक होता है तो इसको हम क्लासीफाई नहीं करेंगे। एक और छोटी सी डेफिनेशन, वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, प्लांट से भी हासिल किया जा सकता है, एनिमल से भी हासिल किया जाता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हासिल किया जा सकता है। तो उससे पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे तो एक थ्योरी पेश की गई थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हम बनाते हैं उनमें एक ख़ास किस्म की फोर्स होती है उनके एटम्स को ज्वाइन करने के लिए। वो थ्योरी जो कहलाती है वाइटल फोर्स थ्योरी। सो वाइटल फोर्स थ्योरी
आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है तो उनके एटमों और मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स। बाद में ये थ्योरी गलत साबित हुई, क्योंकि इसमें फिर डिटेल में जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा इसमें असल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे बेटा कि जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, तो दैट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं CH4, मीथेन है ये। अच्छा देखें, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। एक और एग्जाम्पल कर लें, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला आपको पता है C6 और H6, तो इसमें भी देख लो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हाइड्रोकार्बन। और इस तरह अल्केन फैमिली सारी हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन फैमिली सारी हाइड्रोकार्बन है, और अल्काइन फैमिली आगे आ रहा है, ये सारी हाइड्रोकार्बन है। इनमें सिर्फ दो एलिमेंट मौजूद होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर मैं कोई हाइड्रोकार्बन ले लूं और उस हाइड्रोकार्बन में कुछ एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन ऐड कर लूँ, इनमें से एक या दो, तो वो कहलाएंगे डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें तो क्लोरीन भी आ गया। जब क्लोरीन आ गया तो इसमें सेंट्रल जो सा है या मेन है कार्बन, साथ हाइड्रोजन था। ये असल में था इस तरह, ये CH4 था बेटा, मीथेन, इसको मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो मिथाइल क्लोराइड और HCl प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो आपके पास कंपाउंड आ रहा है मिथाइल क्लोराइड इसका नाम है, और जिसमें कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और क्लोरीन। इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या कोई हैलोजेंस मौजूद हो, तो वो कहलाएंगे डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड मे ऑल्सो कंटेन सम अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, लाइक सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजेंस। यहाँ पर मैंने सिर्फ हैलोजन में एक रखा है, क्लोरीन। सो सच कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब ज़रा इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बेटा, और वो है टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री ऑफ मीथेन। ये याद रखना अच्छा आपने, ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले लेक्चर में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रा देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो ज़रा कार्बन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अच्छा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। कार्बन का मेरे पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया बेटा, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन का सेकंड शेल है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों? कि एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक वेट को फिलहाल छोड़ दो, अच्छा, क्यों? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब देख लो इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, और इसको 4 और चाहिए ताकि ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो। या ये कार्बन, एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 4 गेन करेगा। अगर 4 लॉस करेगा तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी +4, और अगर कार्बन, एक कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसकी वैलेंसी होगी -4। अब शेयर भी कर सकता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें मैं और ऐड कर दूं तो शेयर कर लेगा, और ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसे हम कहते हैं मीथेन। ये मीथेन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है।
यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए। अच्छा बेटा, ये जो कार्बन है एटॉमिक नंबर उसका 6, पहले में 2, दूसरे में 4। मैं आखिरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। 1 2 3 4, ये वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए यहाँ पर, उनको ज़रा मैं ब्लैक से कर लेता हूँ और डॉट कर लेता हूँ। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का, ये तीसरे हाइड्रोजन का और ये चौथे हाइड्रोजन का। तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड। और ये सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। तो देख ले, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 थे, एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, ये हाइड्रोजन का शेयर हो गया। इस तरह तो टोटल अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 8। 4 अपने थे, 5 6 7 8। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। डुप्लेट रूल ओबे करता है। तो ये हाइड्रोजन इसका ये वाला कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4। ये जो आपके पास टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री आई है, टेट्रा कहते हैं 4 कॉर्नर को। अच्छा, टेट्रा 4 और हेड्रन कहते हैं कॉर्नर को। सो देयर आर 4 कॉर्नर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ 1 मीथेन। और एंगल होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान एंगल 109.5 फिक्स्ड होगा। इसी तरह यहाँ पे भी 109.5, यहाँ पे 109। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस किस्म की आ जाएगी। ये कहलाती है टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, पहले में 2, दूसरे में 4। हर कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा। देख लें 1 2 3 4। एग्जाम्पल मैंने दे दी मीथेन। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें आपने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जहन में रखना है। अब आते हैं ज़रा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। कैन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। नेचुरली अकरिंग, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम नेचुरली हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फूड हो गया, कोयला हो गया और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल हो गया और इसी तरह डीजल वगैरह हो गया, ये नेचुरली अकरिंग हमारे पास मौजूद है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होंगे जिससे हम प्रिपेयर करेंगे इन द लैब। वो फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बनाना है, डिटर्जेंट बनाना है और मेडिसिन बनाना है या और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ वगैरह हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बाकायदा बनाएंगे। तो ये 2 सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लास्टिक है, डिटर्जेंट, मेडिसिन।